हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस स्टोरी के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इसे रात में देखे नहीं तो सेव कर रात को देखे। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और चलते हैं स्टोरी की ओर। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां रूहों का वास होता है। रूहें, आत्माएं या फिर बुरी शक्तियां शुरू से ही इंसानी दिमाग के लिए एक किंवदंती ही बनी रही हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस किया है और अपने राय दूसरों को दिए हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी ही किसी बात को मान लेता है या तो किसी डर की वजह से जिंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़े रहता है। रूहों के बारे में एक बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं कहां से आती हैं, या फिर इनका जन्म या निर्माण कैसे होता है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती हैं, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हादसों से मौत या फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद मौत। लेकिन इन सारी मौतों में जो मौत सबसे अलग होती है वो है सामान्य उम्र गुजारने के बाद होने वाली मौत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहाँ तक माना जाता है कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत का समय और जरिया भी साथ ही लाता है। लेकिन कभी कभी वो जीव अपने मौत के समय से पूर्व ही काल के गाल में समा जाता है, जो कि अकाल मृत्यु कही जाती है। इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार नहीं होता है, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत और जीवन मौत का फैसला कर देते हैं। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी जीव की हो जाती है तो उसे अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए ही जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्युलोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज के लेख में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों, अस्पतालों के बारे में सुना, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताया जाएगा जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है। स्क्रीमिंग टनल, जैसे कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइन्स के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पास के लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी
कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से पड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चिख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे थे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा जो कि किसी छिपकली की तरफ टनल की दीवारों से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ गांव वालों ने टनल से जलती हुई लड़की को भागते हुए देखा था और उसी लड़की की रूह यहां आज भी भटकती है। इस टनल में दी डेड जोन फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। यह एक हॉरर मूवी है जो 1983 में रिलीज हुई थी। टनल के आसपास एक और फिल्म लाइमस्टोन बर्निंग की शूटिंग भी टनल के अंदर व आसपास हो चुकी है। फिल्म में नियाग्रा फॉल्स दिखाए गए हैं। दूसरी कहानी, राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है। हवेली का नाम है ब्रिज भवन, जो अब एक होटल है। इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है। वो आहट है यहाँ पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है। वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वा बेटों के साथ मार दिया गया था। यह भवन 180 साल पुराना है। इसे हेरिटेज इमारत के रूप में घोषित कर दिया गया है। बात 1857 की है, जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। चंबल नदी के किनारे स्थित ब्रिज भवन का निर्माण को ब्रिटिश रेजिडेंसी के रूप में किया गया था। ब्रिटिश राज में हिंदू मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने झगड़ा करवा दिया। मंदिरों के पास गो मांस फेंक देते और मस्जिदों के पास स्वर का मांस। इस वजह से दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ गई। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब आम जनता को अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई, तब दोनों समुदायों के लोग एकजुट हो गए और एक संगठन बना लिया। 1857 में अफवाह फैल गई कि भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली बंदूकों की गोलियों को बनाने में पोर्क और बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं में गोमांस और मुसलमानों में पोर्क पूरी तरह प्रतिबंधित है, लिहाजा सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बेटे कोटा रेजिडेंसी में रहते थे। सिपाहियों ने विद्रोह की जंग छोड़ दी और ब्रिज भवन को घेर लिया। उस वक्त मेजर बर्टन की सुरक्षा में महज एक ऊंट चालक था। सिपाहियों के गुस्से को देख मेजर के दोनों बेटे ऊपर के माले पर चले गए और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगे, जबकि मेजर को नीचे सेंट्रल हॉल में सिपाहियों ने पकड़ लिया और वहीं पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी।
पिता की मौत को देख दोनों बेटे ऊपर की ओर भागे और अंत में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो छत से कूद गए। ऊंचाई से गिरने के तुरंत बाद उन दोनों को भी मार डाला गया। यह मंजर बेहद खौफनाक था क्योंकि बाप के किए की सजा बेटों को भुगतनी पड़ी थी। अचानक हुई मौत के बाद बर्टन की आत्मा को शायद शांति नहीं मिली और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी ब्रिज भवन में निवास करती है। इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई बार अपने ड्राइंग रूम सेंट्रल हॉल में मेजर के भूत को देखा है। उन्होंने यहां तक बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी के अक्स को देखा जिसके हाथ में एक डंडा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उस आत्मा ने उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ब्रिज भवन, जो अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है, यहां काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत व बागीचे में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। लोग बताते हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई छत पर या बागीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाते हैं। लोगों का मानना है कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। तीसरी कहानी, मौत, फांसी, कत्ल, हादसे किसी भी शानदार से शानदार जगह को वीरान बना देते हैं। जैसा कि आपको पूर्व के लेख में बता दिया गया था कि हम रूहों और आत्माओं के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन वो अदृश्य और स्वतंत्र हैं। वो चाहे जहां भी अपना बसेरा कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में रूहें और आत्माएं हादसों की जगहों या अपनी मौत के कारणों के स्थान पर ही भटकती रहती हैं। ऐसी जगहों पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। यह रूहें हमेशा अपने आप को आम दुनिया से अलग रखना चाहती हैं। जब हम कभी किसी ऐसी जगह पर एकांत में होते हैं तो इन रूहों का आभास हमें होता है। इनकी भी प्रकृति बिल्कुल सांपों से मिलती जुलती है। जब इंसान के सामने कोई सांप अचानक आ जाता है तो वो इंसानों के पैरों के कदमों के आहट के अनुसार चलकर उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन एक शब्द जिसे डर कहते हैं उसे इंसानी स्वभाव नहीं छोड़ पाता है और उसके फलस्वरूप वो सांप को दुश्मन मानकर उन्हें छेड़ता है या मार देता है। यही वो समय होता है जब सांप भी डर के वशीभूत इंसान पर हमला करता है, फुफकारता और इंसान को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही रूहें भी अकेले इंसान या शांत जगहों पर जहां उनका बसेरा होता है, वहां से इंसान को हटाने के लिए अपने होने का आभास कराती हैं। ये रूहें शरीर विहीन होती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन आसपास के वातावरण में बदलाव करके अजीब सी खुशबू पैदा कर हवा का सहारा लेकर वो इंसानों को डराने का प्रयास करती हैं। आज हम आपको अमेरिका के ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और उनकी आत्महत्याओं की कहानी बयान करती है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी इन घरों में मौजूद हैं। अमेरिका के लुसियाना प्रांत के सेंट फ्रांसिसविले में मौजूद इस घर को आज मिर्लेस प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आए चलते हैं एक खौफनाक और रोमांचकारी सफर पर। मिर्लेस प्लांटेशन का इतिहास। मिर्लेस प्लांटेशन का निर्माण सन 1794 में ब नाम के एक अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वो वहीं पर रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण कराया। मिर्लेस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई थी। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद नहीं उठा पाए थे क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना यह मकान एक शिक्षक बायु सारा को बेच दिया था। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक की ही बेटी सारा मथिल्डा से शादी कर ली। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेले थी, तो उन्होंने घर में ही बागवानी शुरू कर दी और पौधारोपण का काम करने लगी। मिर्लेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला। मिर्लेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा मथिल्डा के मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में पिलिया बीमारी से हुई। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मिर्लेस प्लांटेशन में एक मौत हुई ही थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की मौत भी पिलिया से हो गई। उसके बाद वुडरूफ उस घर में और नहीं रहना चाहता था।
और वो अपनी माँ के साथ कहीं चला गया, जहां उसकी माँ की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टर्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टर्लिंग बहुत अच्छा परिवार था। स्टर्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किया। स्टर्लिंग ने डेविड के इस मकान को और बढ़ा और दुगाना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1854 को स्टर्लिंग की भी मौत हो गई। स्टर्लिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा मिरलेस प्लांटेशन में और भी ऐसी मौतें हुई जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मिरलेस प्लांटेशन में हत्या और आत्महत्या। मिरलेस प्लांटेशन में जब वुडरूफ अपने पत्नी के साथ, तो उसी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो गर्भवती थी। इसी दौरान वुडरूफ का संबंध अपने एक दासी चेलोय से हो गया था। चेलोय को जबरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चेलोय ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इसी अपमान के बदला लेने के लिए चेलोय ने एक दिन वुडरूफ की बड़ी बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया। लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी और दोनों बेटियों ने ही खाया था, जिससे उनकी तो मौत हो गई, लेकिन वुडरूफ बच गया। अपने इस कृत्य पर चेलोय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सजा पाने के डर से खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका दिया। उसके बाद वुडरूफ ने रस्सी को काटकर उसके शव को नीचे उतारा और उसे पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। मिरलेस प्लांटेशन में रूहों का कब्जा। आज भी मिरलेस प्लांटेशन में रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। यह मकान कई हत्याओं और आत्महत्याओं का गवाह है। मकान के सीढ़ियों के पास जाते समय जब आप अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वही मिरलेस प्लांटेशन के बाहर चेलोय के कमरे में आज भी किसी लड़की के सीसकने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है, जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मिरलेस प्लांटेशन का वो कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी उस केक की महक को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की रोने की आवाजें भी कई लोगों को डरा चुकी हैं। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग रूहों के इधर उधर दौड़ते और पेड़ों पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मिरलेस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है, जहां एक पुराना शीशा लगा हुआ कि लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला जो कि सफेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है, जैसे कि वो आपको बुला रही है, इस रूप में देखा गया है। वहीं सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है, जो कि दिन भर में कई बार अपने आप बज उठता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह 3 कहानियां कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।